Hello everyone. As you know that the lockdown is going on and your colleges are called off, so I am here to provide you the online classes and the topic we are taking today is probability. So, welcome to our slides. So, what is probability? प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी क्या है? एक चांस है किसी भी इवेंट के होने के या ना होने के कितने चांसेस हैं. न्यूमेरिकली हम इसको मेज़र कर सकते हैं कि कितने चांसेस बनते हैं हमारे पास. जैसे अब हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं कि आज बारिश होने के चांसेस 10% हैं, 20% है. मौसम ज़्यादा ख़राब है तो हम कहते हैं कि 90% है ना. तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को मेज़र करते हैं. सो प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस दैट समथिंग विल हैपन. हाउ लाइकली इट इज़ दैट सम इवेंट विल हैपन, कि कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी, कितने चांसेस हैं कि वो अकर करेगा या नहीं करेगा. समटाइम्स यू कैन मेजर प्रोबेबिलिटी विद अ नंबर लाइक 10% चांस ऑफ रेन, और यू कैन यूज वर्ड्स सच दैट इम्पॉसिबल, अनलाइकली, पॉसिबल, इवन चांस, लाइकली एंड सर्टेन. इन वर्ड्स का यूज़ करके भी आप प्रोबेबिलिटी को बता सकते हो. अब जैसे आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में क्या है हमारे पास कि 5 केसेस दे रखे हैं. फर्स्ट वन इज़ इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल का मतलब जो ऐसा इवेंट जो अकर ही नहीं कर सकता. अब जैसे कि एक डाइस है. अब डाइस पे 1 to 6 तक के नंबर्स होते हैं. 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर्स हैं. अब मैं कहूँ कि इस डाइस पे 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. अब डाइस पे तो 10 आता ही नहीं, तो डाइस पे 10 होगा नहीं तो वो 10 आएगा कैसे. तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इवेंट, ऐसा इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि डाइस पे जब 10 है ही नहीं तो वहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. तो ऐसा इवेंट जो अकर नहीं कर सकता उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. अनलाइकली इवेंट कौन से होते हैं? ऐसे इवेंट जो अकर तो करें लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो, जिसके चांसेस बहुत ही कम हो. जैसे कि अब डाइस है, डाइस पे 1 आने के चांसेस कितने हैं? 1/6, क्योंकि 6 नंबर्स हैं और 1 कितनी बारी आएगा? एक ही बारी आएगा. तो 1/6 मतलब बहुत रेयर केसेस ऐसे हैं. ठीक है, तो ऐसे इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी तो हो लेकिन बहुत कम हो. ठीक है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटीज, ऐसे केसेस को अनलाइकली इवेंट बोलते हैं. इवन चांस क्या होता है? जिसकी हर एक इवेंट के होने के चांसेस जो है वो 50% हो. मतलब जितना ए इवेंट होने के चांसेस हैं उतना ही बी इवेंट होने के चांसेस हैं. मतलब जैसे कि अब एक कॉइन है, अब उस कॉइन पे हेड आता है और टेल आता है. तो हेड आने के चांसेस कितने हुए? 1/2, 50%. और टेल आने के चांसेस भी कितने हैं? 1/2, 50%. तो हेड और टेल दोनों की पॉसिबिलिटीज इक्वल हैं. तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हेड आने के भी इवन चांसेस हैं और टेल आने के भी इवन चांसेस हैं. मतलब दोनों के 50-50% चांसेस हैं. दोनों की प्रोबेबिलिटीज 1/2 और 1/2. तो इसलिए इसको इवन चांस बोलते हैं. लाइकली केसेस में क्या हो जाता है कि जिसके होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हों, 1 से कम हो लेकिन 50% से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हम उसको अनलाइकली से, सॉरी, लाइकली से डिनोट करते हैं. लाइकली इवेंट्स में क्या आ जाता है, जैसे कोई हमारे पास 5 बॉल्स हैं, 5 में से 4 हमारे पास ब्लू बॉल हैं. ठीक है, तो ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5. तो 4 कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स जो ब्लू को फेवर कर रहे हैं, अपॉन में 5 कितना टोटल आउटकम्स. तो फेवरेबल अपॉन में टोटल 4/5, तो बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी ब्लू आने की. तो यहाँ पे लाइकली इवेंट हो जाएगा ये. ऐसे ही एक होता है सर्टेन इवेंट. सर्टेन इवेंट का मतलब जो बिल्कुल श्योर हो आपको, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 1 हो, मतलब श्योर इवेंट हो, सर्टेन हो कि हाँ ये होगा ही होगा. अब जैसे एक कॉइन लिया आपने, ऐसा कॉइन लिया जिसके बोथ साइड्स हेड है या बोथ साइड टेल है, तो आप उसमें कह रहे हो कि हाँ ये, अगर हेड वाला कॉइन ले रहे हो कि दोनों साइड हेड है, और आप उसको ये बोल रहे हो कि हाँ अगर मैं फ्लिप करूँगा तो हेड ही आएगा, वो आएगा ही हेड. जब दोनों साइड ही हेड है तो उसमें हेड ही आएगा. तो वहाँ पे वो श्योर इवेंट हो जाएगा कि आपको पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरी श्योरिटी है आपको कि वहाँ पे हेड ही आएगा. तो ऐसे इवेंट्स को सर्टेन इवेंट्स बोलते हैं. और प्रोबेबिलिटी हमेशा, क्योंकि यहाँ पे 0 और 1 है, तो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी प्रोबेबिलिटी. किसी भी इवेंट के होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी. नेगेटिव में नहीं जाती, 1 से ग्रेटर नहीं होती. तो 0 और 1 के बीच में लाई करती है. तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होता है. अब इसमें आ जाती हैं कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है कि क्या क्या होता है. फर्स्ट टर्मिनोलॉजी में आता है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि
एक ऐसा फिनोमिना, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्ट किया, हमें उसके रिजल्ट के बारे में पहले से पता है कि हाँ अगर हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो ऐसे ऐसे रिजल्ट आएंगे, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट हम तभी बता पाएंगे जब हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा एग्जैक्ट हम तभी बता पाएंगे उसको। अब जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, एग्जांपल में एक डाइस को हमने थ्रो किया। अब डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, डाइस पे 1 to 6 तक के नंबर्स होते हैं, तो यह आउटकम्स हमें पहले से पता है कि 1 2 3 4 5 6 में से ही कुछ ना कुछ आने वाला है, लेकिन हमें पूरी श्योरिटी नहीं है कि क्या आएगा। तो ऐसे केसेस को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिसके आउटकम्स हमें पता हो पहले से, लेकिन एग्जैक्ट क्या आएगा वो हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ही पता चलता है कि क्या आएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एनी नेचुरल फिनोमिना yielding some results will be termed as a random experiment when it is not possible to predict a particular result to turn out। कि हम वहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि यही चीज़ आएगी, लेकिन हमें पता होता है कि आउटकम्स हमारे इनमें से आने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं होती कि यही आने वाला है। तो इसको बोलते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे अब कॉइन का एग्जांपल लें तो कॉइन में क्या है हमारे पास, कॉइन को अगर हम फ्लिप करते हैं तो वहाँ पे हेड और टेल दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आने की, ठीक है। तो हेड और टेल वहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास आउटकम्स पहले से पता है, लेकिन फ्लिप करने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में आया क्या है। तो वहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं हो सकती कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, ठीक है। हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन आने के बाद ही पता चलेगा कि हेड आया कि टेल आया। तो इसको बोलते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में डिस्कस किया, आउटकम क्या होगा, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आएगा वो हमारा आउटकम होता है। द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट विल बी कॉल्ड एज एन आउटकम। मतलब जैसे हमने कॉइन को फ्लिप किया तो वहाँ पे हेड और टेल दो आउटकम्स हैं, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे आने की, तो ये दो आउटकम्स हो जाएंगे, हेड और टेल। डाइस को हम थ्रो करते हैं, तो डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर्स आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या हो गए, हमारे आउटकम्स का सेट हो गया कि हाँ हमारा इस एक्सपेरिमेंट में 1 to 6 तक के आउटकम्स हैं। नेक्स्ट आता है ट्रायल एंड इवेंट। ट्रायल और इवेंट क्या होता है कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो कितने टाइम्स किया है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने उसको रिपीट किया, वो होता है ट्रायल। कि नंबर ऑफ ट्रायल कितने किए हैं हमने, एक्सपेरिमेंट को कितनी बार परफॉर्म किया, तो वो हमारा होगा ट्रायल। और जो उस परफॉर्मेंस के बाद हमारे पास आउटकम्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, वो हमारे होंगे इवेंट्स। मतलब जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया टॉस करने का, डाइस कॉइन को टॉस करने का, कॉइन को हमने टॉस किया। अब हमने कितनी बारी किया, एक बारी किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो ये हमारे हो गए ट्रायल। एक बारी अगर हमने किया तो हेड और टेल हमारे हो गए इवेंट या आउटकम। इवेंट और आउटकम सेम ही होते हैं, इवेंट और आउटकम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो हमारा कॉइन को टॉस किया हमने, वो क्या होगा हमारा ट्रायल, और हमारे पास हेड और टेल आया, वो क्या होगा हमारा इवेंट। कॉइन को 2 बारी टॉस अगर हम करते हैं तो वो क्या हो गए, नंबर ऑफ ट्रायल्स 2 हो गए। तो वहाँ पे जो इवेंट आएंगे हमारे पास, आउटकम्स आएंगे, वो क्या हो जाएंगे हमारे इवेंट्स। जो हमारे उसके आउटकम्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे एक्सपेरिमेंट के, वो क्या हो जाएंगे हमारे इवेंट्स। तो ट्रायल और इवेंट, ट्रायल मतलब जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको कितनी बार परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स बताएगा, और जो उसके आउटकम्स आएंगे वो हमें इवेंट बताएगा। सो ट्रायल और इवेंट क्या हुआ, एनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल, एंड आउटकम और कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स आर टर्म्ड एज इवेंट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स मतलब अब जैसे एक कॉइन को हम 2 बार ही टॉस कर रहे हैं, तो 2 बार टॉस कर रहे हैं तो या तो दोनों पे हेड आएगा, या तो दोनों पे टेल आएगा, या फिर एक पे हेड एक पे टेल, या फिर फर्स्ट पे टेल फर्स्ट पे सेकंड पे हेड। तो ये चीज़ हो जाएगी, तो 4 आउटकम्स बन जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स का मतलब है, ये मतलब कॉम्बिनेशन बना दिया हमने आउटकम्स की कि ऐसे ऐसे आ सकता है। तो ये हुआ हमारा ट्रायल एंड इवेंट। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं हमारे पास, ऐसे इवेंट्स जिनकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है हमारी वो पूरा आउटकम सेट डिनोट करते। ऐसे इवेंट्स जिनके नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस जो हैं वो क्या बनता है हमारे पास, सारे के सारे आउटकम्स इकट्ठे हो जाएं, वो हमारे पास एग्जॉस्टिव केसेस होते हैं। अब जैसे कि हमने एक
कॉइन टॉस किया हमने, तो वहाँ पे क्या आएगा, हेड और टेल। तो ये हेड और टेल क्या हो जाएंगे हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बता दिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास जितने भी होंगे एक एक्सपेरिमेंट के, वो हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स में आ जाते हैं। तो हेड और टेल क्या हो गए हमारे पास, एग्जॉस्टिव केसेस बन गए। ऐसे ही अगर हम एक डाइस थ्रो कर रहे हैं, अब हमने डाइस को थ्रो किया तो वहाँ पे कितने केसेस आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 के 6 केसेस क्या है हमारे एग्जॉस्टिव केसेस, क्योंकि इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या हो जाएंगे हमारे एग्जॉस्टिव केसेस। तो एग्जॉस्टिव केसेस में क्या हो जाता है कि हमारे पास जितने भी एक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसके, वो हमारा एग्जॉस्टिव केसेस बनता है। तो इस तरीके से हम एग्जॉस्टिव के इवेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्री आउटकम्स इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। In other words, a set is said to be exhaustive when there is no other possibility. मतलब कि जितने भी एक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल आउटकम्स उसके आ जाते हैं, वो हमारा एग्जॉस्टिव केसेस बताएगा, और उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स होता है। नेक्स्ट आता है फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स का मतलब क्या होगा कि ऐसे इवेंट्स जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके फेवर में हो। फेवर में हो मतलब जो हम जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसके फेवर में होने चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक डाइस है, डाइस को हमने थ्रो किया, क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से ये तो हुए हमारे एग्जॉस्टिव केसेस। अब मैंने ये कह दिया कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि गेटिंग एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इवन नंबर अब 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे तो इवन नहीं है। तो इवन नंबर कौन से होंगे, जो टू से डिविजिबल होंगे। तो इवन नंबर निकालना है हमने, तो फेवरेबल केसेस में क्या आ जाएगा, जो 2 से डिविजिबल होते हों वो केसेस को हम फेवरेबल में रखेंगे, और अपॉन में क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिव केसेस। तो फेवरेबल इवेंट्स में क्या बन गया हमारे पास, इवन नंबर चाहिए था 2 4 एंड 6, तो 2 4 6 ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर्स। तो फेवरेबल केसेस में क्या आ जाएंगे, 2 4 और 6। ऐसे ही अगर मुझे इस फेवरेबल केसेस में इस डाइस के आउटकम्स में से मुझे प्राइम नंबर चाहिए, अगर तो प्राइम नंबर चाहिए तो मुझे प्राइम नंबर कौन कौन से मिलेंगे इसमें, 2 3 एंड 5। तो 2 3 एंड 5 का केसेस क्या हो जाएंगे, फेवरेबल केसेस, और बाकी क्या हो जाएंगे, टोटल अगर सेट को हम देखें तो वो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। और अगर हम 2 3 5 को लेके चलें तो वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल इवेंट्स। तो फेवरेबल इवेंट्स क्या होगा, जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ऐसे इवेंट्स जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो उसके फेवर में होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे अगर मैं कहूँ कि एक कॉइन को हमने फ्लिप किया, कॉइन को फ्लिप किया तो मुझे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसे इवेंट्स जो हेड के फेवर में होंगे। हेड के फेवर में कौन है, हेड ही है सिर्फ, क्योंकि एक ही बार फ्लिप किया हमने उस कॉइन को। तो एक बार फ्लिप किया है तो हेड और टेल दो आउटकम्स आएंगे हमारे पास। तो हेड के फेवर में कितने केसेस हैं, एक ही केस है, क्योंकि एक हेड आया है। और टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास, 2 केसेस हैं, तो 1/2। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ये था हमारा फेवरेबल केसेस। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कभी दो इवेंट्स जो कभी साइमल्टेनियसली अकर ना करें, मतलब एक का होना दूसरे को प्रिक्लूड कर दे, एक का होना दूसरे को प्रिक्लूड कर दे, कि अगर एक इवेंट आ चुका है, एक इवेंट हो चुका है, तो वो ये बताएगा कि दूसरा हो ही नहीं सकता, और हो भी नहीं सकता। अब जैसे कॉइन के एग्जांपल ले लो आप, कॉइन में हमने एक कॉइन को फ्लिप किया, अब हेड हमारे पास उस फ्लिप में हेड आ चुका है, तो टेल नहीं आया, इसका मतलब तो दोनों इकट्ठे तो नहीं आए। ये तो नहीं होगा कि एक कॉइन को आपने टॉस किया, उसमें हेड भी आ जाए और साइमल्टेनियसली टेल भी आ जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसे केसेस आ जाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दो केसेस, ऐसे केसेस जो कभी इकट्ठे अकर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
इफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट टोटली प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ ऑल अदर इवेंट्स इन द ट्रायल। मतलब उस एक्सपेरिमेंट में एक का होना जो है वो दूसरे को प्रिक्लूड कर देगा, प्रिवेंट कर देगा कि दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा तब होगा जब आप दोबारा से वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे। जैसे अब कॉइन को हमने फ्लिप किया, तो पहली बार में हेड आ गया, ठीक है, तो वो टेल को उसने प्रिवेंट कर दिया, टेल को प्रिक्लूड कर दिया कि टेल नहीं आया, ठीक है। अब टेल आने के लिए आपको दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा कि टेल अगर आपको लाना है तो, है ना। तो वो इकट्ठे दोनों कभी नहीं आएंगे, एक एक करके आ सकते हैं। मतलब उसको जितनी बारी परफॉर्म करोगे आपको अलग अलग इवेंट्स मिलते रहेंगे। सो इन अदर वर्ड्स, टू इवेंट्स ए एंड बी कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। जो ऐसे इवेंट जो कभी भी इकट्ठे अकर ना करें, ऐसे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज इक्वली लाइकली और इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स। इक्वली लाइकली और इक्वी प्रोबेबल, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, इक्वली लाइकली मतलब जिसके होने के इक्वल चांसेस हो, बिल्कुल इक्वल, सबके ऐसे इवेंट्स जिनके होने के सबके इक्वल चांसेस हो। अब जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। तो दोनों के इक्वल चांसेस हैं, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों के इक्वल चांसेस बन रहे हैं कि उसकी भी 1/2, उसकी भी 1/2। तो ऐसे इवेंट्स जिनके होने की प्रोबेबिलिटी सेम हो, तो यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इवेंट्स कितने भी हो। अब जैसे डाइस है, डाइस के केस में क्या होता है, 6 इवेंट्स हैं हमारे पास, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/6। तो सभी के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, 1/6, 1/6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वली प्रोबेबल, कि सबकी इक्वली लाइकली चांसेस हैं, इक्वल चांसेस हैं सभी के होने के। तो ऐसे इवेंट्स जिनके इक्वल चांसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो आउटकम्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ देर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट वन आउटकम टू अकर इन प्रेफरेंस टू अदर। मतलब यहाँ पे बायसनेस नहीं होती, सबके होने के इक्वल चांसेस होंगे। हम ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ ये आएगा, हाँ ये आएगा, तो हम किसी को प्रेफरेंस नहीं देंगे कि यही आएगा हमारे पास, सबके इक्वल चांसेस होंगे, ठीक है। तो ऐसे इवेंट जिसके सबके इक्वल चांसेस होने के, वो क्या होता है हमारे पास, इक्वली लाइकली इवेंट्स। सो outcomes are said to be equally likely if there is no reason to expect one outcome to occur in preference to other, that is among all the exhaustive events। exhaustive outcomes क्या होंगे, जो हमारे total outcomes होंगे। so among all the exhaustive outcomes each of them has equal chance of occurrence। तो exhaustive cases जितने भी हमारे थे उनकी सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी थी अकर करने की, इक्वल चांसेस थे अकर करने के, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स जिनके सबके इक्वल चांसेस हो, तो वो होते हैं इक्वली लाइकली और इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं कि अब जैसे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि एक के बजाय दूसरा, मतलब जैसे एक कॉइन को हमने टॉस किया, कॉइन को टॉस किया तो हेड हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की, तो इवेंट जो ई होगा वो क्या हो जाएगा, हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ई को हमने कंसिडर कर लिया कि हेड आए, तो ई बार क्या होगा, जो वो ना हो, मतलब हेड के अपोजिट वाला, उसका राइवल इवेंट जिसको कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होगा, जो जिसके हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसके अपोजिट वाला इवेंट, उसका राइवल इवेंट, उसका अपोजिशन इवेंट, वो क्या होगा हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे अब हमने हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी को ई लिया कि गेटिंग अ हेड इज इवेंट ई, तो ई बार क्या होगा, ई बार से डिनोट करते हैं इसको, ई बार क्या होगा, नॉट गेटिंग एन हेड, नॉट गेटिंग हेड। तो नॉट गेटिंग हेड का मतलब क्या हो गया कि हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, तो गेटिंग अ टेल। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो गया, जिसके जो हम ई को कंसिडर कर रहे हैं उसका अपोजिट वाला पार्ट जो होगा वो हमारा ई बार होगा। अब जैसे मैंने कहा कि मैंने एक डाइस को थ्रो किया है, डाइस को थ्रो किया तो मेरे पास इवन नंबर आए, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ई क्या हो गया हमारे पास, इवेंट ई क्या हो गया, गेटिंग एन इवन नंबर। तो ई बार क्या होगा, नॉट गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है। तो ई क्या हो जाएगा हमारे पास, जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ई बार क्या होगा, उसका ही अपोजिट वाला इवेंट,
अगर हम इवन नंबर की बात कर रहे हैं तो 2 4 6 ये इवन नंबर हो गया। अगर हम नॉट इवन नंबर कहते हैं, नॉट गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर जो नहीं है वो कौन से हो गए, 1 3 5, मतलब ऑड नंबर। ठीक है, तो उसका राइवल इवेंट, जिस ई का राइवल इवेंट क्या होगा, ई बार, अपोजिट इवेंट। ठीक है, तो लेट ई डिनोट द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ई जो है कोई भी इवेंट है हमारे पास, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई डिनोट्स द नॉन अकरेंस ऑफ ई। ई का ना होना वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज डिनोटेड बाय ई बार। ठीक है, तो ई बार क्या होगा हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट। और ये एक चीज़ होता है हमारे पास कि अगर हम ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, अब जैसे हमने किसी चीज़ के होने की प्लस किसी भी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। कैसे होगी ये हम ये हम आगे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई क्या होगा हमारे पास, इवेंट ऑफ अकरेंस, ई बार क्या होगा, नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, अब नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होंगे, ऐसे इवेंट्स जो आपस में इंडिपेंडेंट हो, जिसका एक का दूसरे पे कोई इफेक्ट ना हो और दूसरे का पहले पे कोई इफेक्ट ना हो। ऐसे इवेंट्स जो आपस में इंडिपेंडेंट हो। अब जैसे कि मैं कहूँ कि डाइस पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इवन नंबर कितने होंगे, 2 4 6, तो 2 4 6 क्या हो जाएंगे अपने आप में, इवन नंबर क्या है आपस में इंडिपेंडेंट है कि 2 4 6 इवेंट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कहूँ बी इवेंट में ले लेती हूँ ऑड नंबर आने की, ऑड नंबर क्या आएगा, 1 3 और 5, तो ये आपस में इंडिपेंडेंट है, इवन का ऑड से कोई लेना देना नहीं है। इवन नंबर जो आएगा वो आपस में वो करके आएगा, मतलब 2 4 6 ग्रुप बना के आएगा। ऑड नंबर जो आएगा वो अपना एक ग्रुप बना के आएगा। ये तो है नहीं कि इवन वाला ऑड पे डिपेंड कर रहा है और ऑड वाला जो है वो इवन पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो इवन नंबर में अलग नंबर्स हैं, ऑड में अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट, जिनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता, जो आपस में इंडिपेंडेंट हो, जिसका एक की हैपनिंग, एक की अकरेंस जो है वो दूसरे को इफेक्ट ना करे। ठीक है, ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे को इफेक्ट ना करें तो वो क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब जैसे हमने एक डाइस को, एक कॉइन को 2 बार ही टॉस कर लिया। ठीक है, अब एक कॉइन को 2 या 3 बार ही टॉस किया हमने, तो पहली थ्रो में जो आया कॉइन पे, एक कॉइन को पहली बार फ्लिप किया, हेड आ गया। दूसरी बार फ्लिप किया, तो दूसरी बार जो फ्लिप करेंगे हम, वो फर्स्ट वाले पे डिपेंड नहीं करेगा कि पहली बार हेड आया तो दूसरी बार भी हेड ही आए, ऐसा तो नहीं होगा। पहली बार हेड आया तो दूसरी बार हो सकता है टेल आ जाए। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, ये दोनों इंडिपेंडेंट है आपस में, क्योंकि पहली बार हेड आना और दूसरी बार कुछ भी आए तो वो फर्स्ट वाले पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरी बार जो आएगा वो फर्स्ट वाले पे डिपेंड नहीं करेगा और जो फर्स्ट वाला जो आया वो दूसरी वाली पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आपस में इंडिपेंडेंट चांसेस हैं। तो 2 or more events are said to be independent in a series of trials if the outcome of one event does not affect the outcome of other event और vice versa, कि एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे, वो एक का आना और दूसरे का आना आपस में इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये था इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और नेक्स्ट आ जाता है डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट ना हो वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करें जो। In other words, several events are said to be dependent if occurrence of an event is affected by the occurrence of any number of remaining events in a series of trials. तो ऐसे इवेंट जो एक दूसरे को डिपेंड करें वो क्या होगा, तो ऐसे इवेंट्स जिनका एक का इफेक्ट जो है वो दूसरे पे पड़े वो क्या होंगे, डिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स। अब बारी आ जाती है कि मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी को मेजर किस तरीके से करते हैं हम। जो अभी हमने किया ये था बेसिक टर्मिनोलॉजीज, अब हम करेंगे कि इसको मेजरमेंट कैसे किए जाते हैं। देयर आर 3 अप्रोच टू कंस्ट्रक्ट अ मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। दे आर क्लासिकल अप्रोच, फ्रिक्वेंसी अप्रोच एंड एक्सोमेट्रिक अप्रोच। 3 अप्रोचेज होती हैं हमारे पास, इन तीनों अप्रोच को हम स्टडी करेंगे आगे। तो फर्स्ट इज क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में क्या आ जाता है, क्लासिकल अप्रोच को मैथमेटिकल अप्रोच भी बोलते हैं हम।
क्लासिकल अप्रोच क्या होती है कि हम एक फॉर्मूला बना के देते हैं प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इस केस में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूले का यूज करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज क्या देखनी होती है, इन दिस अप्रोच वी अज्यूम दैट एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल रिजल्ट्स इन एनी वन ऑफ द मेनी पॉसिबल आउटकम्स, ईच आउटकम बीइंग इक्वी प्रोबेबल और इक्वली लाइकली। मतलब क्या हो गया इसका, कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम ये चीज़ अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें एक पॉसिबल आउटकम तो आएगा ही उसके फेवर में। उसके फेवर में जितने भी पॉसिबल टोटल आउटकम्स होंगे उसमें से कोई एक तो उसके फेवर में होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि जो भी हमारे पास एग्जॉस्टिव केसेस हैं, जितने भी हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं उसमें से एक जो है उसके फेवर में होगा, और हर एक आउटकम जो है वो इक्वली लाइकली है, कि हर एक के आउटकम के होने के इक्वल चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ अज्यूम करके चलते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इफ अ ट्रायल रिजल्ट्स इन एन एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली एंड इंडिपेंडेंट आउटकम्स। अब ये चारों चीज़ें हमने पढ़ी हैं, क्या क्या। अब ये कहता है कि एग्जॉस्टिव होना चाहिए। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हो गया, कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स उसके एन होने चाहिए। इफ अ ट्रायल रिजल्ट्स इन एन एग्जॉस्टिव, एन एग्जॉस्टिव मतलब एग्जॉस्टिव केसेस कितने हैं उसके एन, मतलब टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में, एन। और वो सारे क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि एक की हैपनिंग जो है वो बाकियों को हटा देती है, कि बाकी अकर नहीं करेंगे अगर एक अकर हो चुका है तो। ठीक है, सेकंड केस क्या है, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब हर एक के होने के इक्वल चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल है। एंड लास्ट इज इंडिपेंडेंट आउटकम्स, कि एक का होना दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये चारों चीजें इसमें लेके चल रहे हैं हम। इफ अ ट्रायल रिजल्ट्स इन एन एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली एंड इंडिपेंडेंट आउटकम्स, एंड इफ एम ऑफ देम आर फेवरेबल फॉर हैपनिंग ऑफ द इवेंट ई। अब उन एन में से एम जो है उसके फेवर कर रहे हैं, जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, एम जो है वो उसके फेवरेबल केसेस में है। ठीक है, इवेंट ई के फेवरेबल केसेस में एम है। सो देन द प्रोबेबिलिटी पी of the occurrence of event E is given by probability of E is given by number of outcomes favorable to event E upon में exhaustive number of outcomes। अब favorable cases कितने थे हमारे पास, M, तो M न्यूमरेटर में क्या आ गया हमारे पास, M, और टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस कितने थे, N, तो M अपॉन में N क्या हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। अब आपको यहाँ से अब मैं कहूँ कि डाइस पे, किसी डाइस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब डाइस पे 6 कब आएगा, जब हम उसके टोटल एग्जॉस्टिव वेज क्या देखेंगे, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल केसेस हमारे पास 6 हुए हैं, और 6 कितनी बारी आया, मतलब फेवरेबल केसेस में कौन सा है, 6, मतलब एक ही है। ठीक है, तो 1 अपॉन में 6, तो m क्या हो गए यहाँ पे 1, और एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए 6, तो 1/6 डाइस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब यही मैं कहूँ कि इस डाइस पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब इवन नंबर हैं कितने, 2 4 6, तो कितने काउंट करने हैं, इनको ऐड नहीं करना, इनको सिर्फ काउंट करना है। 2 कितने, 1 4 2 और 6 को 3, तो 3 केसेस हो गए, 2 4 6 1 2 3, तो 3 केसेस हो गए हमारे पास फेवरेबल इवन आने के, 3 केसेस अपॉन में टोटल कितने थे 6, तो 3/6, मतलब उसको कैंसिल आउट होके 1/2, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। ऐसे ही अगर हम प्राइम नंबर लें तो 2 3 और 5 ये प्राइम नंबर होंगे, तो 2 3 और 5 कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स का सेट है, 3 नंबर्स का, तो 3 अपॉन में 6 हो जाएगा प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब मैं कहूँ कि इस डाइस पे नंबर ग्रेटर दैन 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अ नंबर ग्रेटर दैन 2। अब ग्रेटर दैन 2 कितने नंबर्स होंगे, 3 4 5 6, तो 4 नंबर्स हो गए, तो 4 नंबर्स हो गए, तो 4 अपॉन में 6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी।
ठीक है, तो ग्रेटर दैन 2 का है मैंने, तो वहाँ पे 2 काउंट नहीं होगा। अगर मैं कहती ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू जब यूज़ हो जाए तो 2 को भी काउंट करेंगे, अगर सिर्फ ग्रेटर दैन यूज़ हो तो 2 से बड़ा वाला काउंट करेंगे। ठीक है, तो 3 4 5 6 कितने हो गए, 4 नंबर्स अपॉन में 6, तो इसको कैंसिल आउट हो गए, 2/3 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो इस तरीके से हम मैथमेटिकल अप्रोच का या क्लासिकल अप्रोच का यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो आवर नेक्स्ट इज एम्पेरिकल अप्रोच। अब आ जाता है एम्पेरिकल और स्टैटिस्टिकल अप्रोच। इसमें क्या होता है, इस अप्रोच में क्या करते हैं हम कि एक एक्सपेरिमेंट को लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं। अब एक कॉइन को हमने टॉस किया, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक दो बारी टॉस करके उसके रिजल्ट्स को नोट कर रहे थे। लेकिन अब एम्पेरिकल अप्रोच क्या कहती है कि उस कॉइन को टॉस करो तो लार्ज नंबर ऑफ टाइम करो, ताकि हमारे पास कुछ उसकी फ्रिक्वेंसीज आए। फ्रिक्वेंसीज मतलब क्या हो गया कि जैसे अब हमने एक एक्सपेरिमेंट को, अब एक कॉइन को हमने 100 टाइम्स टॉस कर लिया, 100 बारी हम उसको टॉस करते गए, और किसी बारी में एक फर्स्ट टाइम में हेड आया, सेकंड में टेल आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, तो ऐसे ऐसे आउटकम्स हमारे डिफर करेंगे, कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा, कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा, तो इस तरीके से आउटकम्स आएंगे। अब हम क्या करेंगे, उन आउटकम्स की फ्रिक्वेंसी बना लेते हैं, मतलब हेड जितनी बारी आया काउंट करके हेड को नोट कर लिया। जैसे हमने सेंट्रल टेंडेंसी में एक आपको याद होगा कि डिस्क्रीट केस के लिए किया था, फ्रिक्वेंसीज नोट करते थे हम, एक्स की फ्रिक्वेंसीज, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में जो इवेंट हमारे पास आ रहे हैं उनकी हम कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज बना लेते हैं इस केस में, कि जैसे 100 टाइम हमने एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें से हेड जो है वो 60 टाइम हेड आया और रिमेनिंग 40 टाइम्स जो है हमारा टेल आ गया, तो हमने उसकी फ्रिक्वेंसी बना ली कि हेड हमारा 60 बारी हेड आया 100 में से, और टेल जो है वो कितनी बारी आया, 40 बारी। तो अब यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वही रहेगा, क्या, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, तो यही चीज़ हमारे पास आ जाती है। जैसे इस अप्रोच में हम क्या कहते हैं, दिस अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिक्वेंसी अप्रोच। जैसे हमने अभी कहा कि फ्रिक्वेंसी बना लेते हैं, तो फ्रिक्वेंसीज लिख के उसकी, तो इसको नाम दे दिया गया फ्रिक्वेंसी अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। हेयर द प्रोबेबिलिटी इज obtained बाय एक्चुअली परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब एक एक्सपेरिमेंट को रिपीटेडली करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स उसको परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जितनी लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स हम परफॉर्म करेंगे उतना एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिलता है, तो इसलिए हम लार्ज नंबर ऑफ टाइम उसको परफॉर्म करते हैं। एज द नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे हमारे, n, एज द नंबर ऑफ ट्रायल्स n इंक्रीजेज वी गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट। तो जैसे जैसे हमारा n इंक्रीज करेगा, अभी हमने 100 लिए, 100 बारी टॉस किया, फिर हम उसको बढ़ा के 1000 कर देंगे, फिर हम उसको बढ़ा के 10,000 कर देंगे, तो जितना जितना हम उसको इंक्रीज करते रहेंगे उतना हमारा रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट बनता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कंसीडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट विच इज रिपीटेड लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स हमने एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया अंडर एसेंशियली होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल कंडीशंस। होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल कंडीशंस मतलब कि जैसे जैसे हम n को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा फ्रीक्वेंसी भी चेंज होएंगी। अब n को इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसीज भी चेंज होएंगी, तो वही है कि आइडेंटिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने उसको चेंज किया। इफ n डिनोट्स द नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड m डिनोट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट a हैज हैपेंड, मतलब n जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए हमने कि कितनी बारी परफॉर्म किया, 100 बार परफॉर्म किया तो n की वैल्यू कितनी होगी, 100। अब उस 100 में से 60 टाइम्स हेड आया है और हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 60, हेड निकालना है तो हेड के केसेस कितने हैं 60, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, जितने फेवरेबल केसेस होंगे उस केस के अकॉर्डिंग। अब हेड निकालना है तो हेड के केसेस कितने हैं 60, टेल निकालना होता है तो टेल के केसेस कितने होते हैं 40, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 और 40। 60 अगर हम हेड निकाल रहे हैं तो, अगर हम टेल निकाल रहे हैं तो 40। डिनोट्स द नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट ए हैज अकर्ड, ए कितनी बार अकर किया वो m बताएगा। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी m बाय n। लिमिटिंग वैल्यू, अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा एक, यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, इसको इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी m अपॉन में n, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी m अपॉन में n, ये इसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हम n को इंक्रीज कर रहे हैं। n इंक्रीज करने का मतलब n को हम अलग अलग वैल्यूज दे रहे हैं। पहले n को हमने 100 रखा, फिर n को हमने 1000 किया, फिर n को हमने 10,000 किया, उस हिसाब से हमारे m भी चेंज होता रहेगा। तो ऐसे n को इंक्रीज कर रहे हैं, तो n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया कि वेरी लार्ज वैल्यूज दे रहे हैं हम इसको। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी m बाय n, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है। तो नेक्स्ट इज एक्सोमेट्रिक अप्रोच। एक्सोमेट्रिक अप्रोच क्या होता है? दिस अप्रोच वाज प्रपोज्ड बाय रशियन मैथमेटिशियन A.N. कोलमोगोरोव इन 1933। ये कोलमोगोरोव ने दी थी 1933 में। एक्सोमेट्रिक अप्रोच, एक्सोमेट्रिक किससे बना है, किस वर्ड से बना है? एक्सोइम से बना है। एक्सोइम्स का मतलब क्या हो गया? एक्सोइम्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो रिजनेबली ट्रू होती हैं, मतलब जो पहले से ही ट्रू होती हैं और उसको प्रूव करने के बजाय हम उसके रिजल्ट को यूज करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्स क्या होंगी? ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी जिसको हम प्रूव नहीं करेंगे, हम सिर्फ उनके प्रूफ को यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस में, अपने थ्योरीज में हम उनको यूज करते हैं। ठीक है, और वो हमेशा ट्रू ही होती हैं। तो आपने एग्जाम्स 9th-10th में भी एक चैप्टर आता था हमें मैथ्स में एग्जाम्स का, कि यूक्लिड्स एग्जाम्स, पोस्टुलेट्स, तो वो क्या होते हैं कि बने बनाए प्रूफ होते हैं हमारे पास। तो हम उसको एज सच रिमाइंड करते हैं कि हाँ अगर ये चीज़ ऐसे होती है तो ये ट्रू होता है हमारे पास। तो वो ऑलरेडी ट्रू होते हैं और हमें उसका यूज़ करना होता है। तो यही एग्जाम्स हम यूज़ करेंगे एक्सोमेट्रिक अप्रोच में, कोलमोग्रेव ने दी थी। और डेफिनेशन डिफाइन कैसे करेंगे इसको? लेट एस बी द सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या हो गया हमारे पास? जो भी एग्जॉस्टिव इवेंट्स का सेट है पूरा, उसको हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या थे हमारे पास? जो एक एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स थे, पॉसिबल जितने आउटकम्स हो सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, वो हमारे पॉसिबल आउटकम्स का सेट, वो क्या होता है? सैम्पल स्पेस। तो एस बी द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड लेट ए बी एनी इवेंट इन एस। उस सैम्पल स्पेस में से ए कोई इवेंट है। ठीक है, अब जैसे सैम्पल स्पेस हमने ले लिया, डाइस का कोई भी डाइस है, डाइस को हमने थ्रो किया, उसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा सैम्पल स्पेस बोलते हैं इसको। सैम्पल स्पेस या फिर एग्जॉस्टिव इवेंट्स एक ही बात है। ठीक है, सैम्पल स्पेस सेट हो गया ये हमारे पास। अब ए हमने उसमें से कोई इवेंट लिया कि लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो वो ए इवेंट क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो वो हमारा ए हो गया। हाँ जी, तो एग्जाम्स क्या होती हैं हमारी? ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम प्रूफ के तौर पे यूज़ करते हैं, बिना प्रूफ किए उसको यूज़ करते हैं। तो एस क्या था हमारे पास? सैम्पल स्पेस था, हमने ए इवेंट ले लिया था उसमें से कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इफ द फॉलोइंग एक्सोम्स आर सेटिस्फाइड। तो एक्सोमेट्रिक अप्रोच में हम 3 एक्सोम्स को लेके चलते हैं और तीनों एक्सोम्स को उस कंडीशन में फिट करते हैं कि हाँ अगर ये चीज़ भी ट्रू है, ये सेकंड चीज़ भी ट्रू है और थर्ड भी ट्रू है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये होगा। तो उसमें 3 चीज़ें क्या क्या आ सकती हैं? फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0। ए कोई भी इवेंट है, जैसे हमने 2 का लिया था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, इस प्रोबेबिलिटी, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमने ध्यान में रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड चीज़ क्या है एग्जाम में हमारे पास? अब फर्स्ट चीज़ को अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था हमारे पास? 2 आने की प्रोबेबिलिटी। 2 आने की प्रोबेबिलिटी होगी क्या? 1/6, और 1/6 को अगर हम कैलकुलेट करें 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो ग्रेटर देन 0 है। तो फर्स्ट एग्जाम हमारे पास ट्रू हो गई। तो फर्स्ट एग्जाम क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। एस मतलब सैम्पल स्पेस, पूरा सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी। मतलब सैम्पल स्पेस में क्या क्या इवेंट्स आए हैं? अब हमने किसी डाइस को थ्रो किया है तो सैम्पल स्पेस में इवेंट्स क्या क्या आए?
फर्स्ट मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 इवेंट्स आए हैं। अब छयों के छयों को कैलकुलेट करेंगे तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 2 आने की भी 1/6, 3 आने की भी 1/6, तो ऐसे 6 बारी उसको ऐड करेंगे तो 6/6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सैम्पल स्पेस का मतलब पूरे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, पूरे की निकालनी है तो सबको अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। सबको अलग अलग ऐड करेंगे तो वो 6/6 क्या दे देगा, 1 दे देगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 1। ठीक है। थर्ड चीज क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब अगर दो इवेंट्स लेके चल रहे हैं, ए तो हमारे पास था 2 आने की प्रोबेबिलिटी है ना, बी अगर हम कोई भी इवेंट ले लेते हैं से 3 आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो अगर हम दोनों को इकट्ठे ले रहे हैं और ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हैपनिंग ऑफ वन प्रिक्लूड्स द हैपनिंग ऑफ अदर, मतलब 2 अगर आ जाता है तो वो ये कट कर देगा कि 3 कभी आएगा, है ना, मतलब 3 को प्रिक्लूड कर देगा, प्रिवेंट कर देगा, एक की हैपनिंग दूसरे को प्रिवेंट कर देती है। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है। तो ये 3 एग्जॉम्स हमारे पास सेटिस्फाइड करनी चाहिए, तो हम एग्जॉमेटिक अप्रोचेस को बोलते हैं कि इन तीनों एग्जॉम्स को सेटिस्फाई करने वाली। ठीक है। तो ये हमारे पास आता है कि एग्जॉमेटिक अप्रोच क्या होती है। अब हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या किस टाइप से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, अ बैग कंटेन्स 6 वाइट बॉल्स 9 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है उसमें 6 वाइट और 9 ब्लैक बॉल्स हैं, तो टोटल केसेस कितने हो गए हमारे पास, 15। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमें बताना है। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हो गए। अब 6 वाइट बॉल्स हैं और 9 ब्लैक बॉल्स हैं, तो एक ड्रॉ किया हमने। ये कहता है कि उस बॉल में से, अगर उस बैग में से हम एक बॉल निकालते हैं तो उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक बॉल निकाल लिया हमने तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमने। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितनी भी बॉल्स पड़ी हैं, अब एक बैग है उसमें मिक्स करके कोई भी बॉल डालेंगे तो हर एक बॉल की इक्वली लाइकली हो जाएगा कि कोई भी बॉल निकल सकती है, हमें क्या पता हमारी ब्लैक आएगी कि वाइट आएगी। ठीक है। अब हमें बिना देखे कोई बॉल निकालने को कहे तो हम हमारे पास कुछ भी मतलब कोई भी चॉइस है कि हम कोई भी बॉल निकाल लें, है ना। और तो यहाँ पे इक्वली लाइकली का मतलब क्या होगा कि हर बॉल के इक्वल चांसेस हैं निकलने के। एग्जॉस्टिव केसेस मतलब टोटल केसेस कितने हो गए, जितनी टोटल बॉल्स होंगी उतने ही टोटल केसेस होंगे हमारे पास। तो 6 + 9 कितना हो गया, 15। तो 15 हमारे पास केसेस हैं और यहाँ पे इस बैग में से हमें एक वाइट है और एक ब्लैक है, तो 15 बॉल्स हैं यहाँ पे ऐसी ऐसी। ठीक है। तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, जितनी ब्लैक बॉल्स होंगी। ब्लैक बॉल्स हैं कितनी, 9 बॉल्स हैं, तो यहाँ पे फेवरेबल कितने हो गए केसेस, 9। और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 15। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 9/15। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय में टोटल नंबर ऑफ केसेस। यहाँ पे ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि ये फॉर्मूलेज यूज होते हैं हमारे पास, फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो इसको यूज करते हैं हम। तो यहाँ पे कितना आ गया, 9/15, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे ये कह देता कि वाइट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, तो वाइट बॉल्स कितनी थी हमारे पास, 6 वाइट बॉल्स थी और टोटल कितना था 15, तो 6/15 हो जाता। ठीक है। तो नेक्स्ट इज 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन। 2 डाइस थ्रो किए हैं। अब यहाँ पे अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक डाइस को थ्रो करके 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स ले रहे थे, है ना। अब यहाँ पे 2 डाइस थ्रो किए हैं, ध्यान रखना 2 डाइस, तो 2 डाइस थ्रो किए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज बोथ द डाइस शो द सेम नंबर। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है द फर्स्ट डाइस शो 6, थर्ड में निकालना है द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 8। मतलब जो दोनों डाइस पे आया उनको सम करके 8 आना चाहिए। फोर्थ है द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 8।
फिफ्थ इज द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 13 एंड द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज एनी नंबर फ्रॉम 2 to 12. ये चीज़ निकालना है, बोथ इंक्लूसिव. ठीक है, तो ये चीज़ हमें निकालना है. अब यहाँ पे क्योंकि 2 डाइस हमने थ्रो किए हैं, ठीक है, और हर एक के ऊपर 6 फेसेस होंगे. पहली डाइस के ऊपर भी 6 फेस होंगे, दूसरी डाइस के ऊपर भी 6 फेस होंगे, है ना. और दोनों हैं तो इंडिपेंडेंट कि जो फर्स्ट पे आएगा ये तो नहीं है कि उस पर डिपेंड करेगा कि सेकंड पे क्या आना चाहिए. जो फर्स्ट पे आ लिया वो आ लिया, जो सेकंड पे आएगा वो आ जाएगा. मतलब दोनों इंडिपेंडेंट केसेस हैं यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन अ रैंडम थ्रो ऑफ 2 डाइस सिंस ईच of the 6 faces of one dice can be associated with each of the 6 faces on the other dice. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36. कैसे आएगी 36, अभी आपको सेकेंड स्लाइड में पता चलेगा. यहाँ पे देखिए, ये हमने टेबल बनाया, 36 केसेस हमने कहे. 36 केसेस कैसे आए हैं कि पहली डाइस पे 1 आए. ये फर्स्ट रो देख रहे हैं आप, ये पहली डाइस में 1 आया हर एक केस में, और दूसरी डाइस से एसोसिएट कर दिया कि दूसरी डाइस पे या तो फर्स्ट के साथ 1 के साथ 1 आ जाए, दूसरी पे 1 के साथ 2 आ जाए, 1 के साथ 3 आ जाए, 1 के साथ 4 आ जाए, 1 के साथ 5 आ जाए, या फिर 1 के साथ 6 आ जाए. ठीक है, समझ में आ रहा है ये क्या किया हमने. तो 1 के साथ हमने दूसरी डाइस पे हर एक केसेस को ले लिया कि 1 2 3 4 5 6 आ जाए. सेकेंड रो में आप देख रहे होंगे 2 फर्स्ट डाइस पे हमने 2 रखा. फर्स्ट डाइस पे 2 रखने के बाद सेकंड डाइस पे क्या आया होगा, हमने ये पॉसिबिलिटीज बना ली कि पहली डाइस पे 2 आ गया, सेकंड पे 1 आ गया, पहली पे 2 आ गया, सेकंड पे भी 2 आ गया, पहली पे 2 आ गया, सेकंड पे 3 आ गया, 2 4 2 5 2 6 इस तरीके से. थर्ड रो में हमने किया 3 के साथ पॉसिबल केसेस बना लिए. 3 के साथ 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6. फोर्थ रो में हमने 4 के साथ केसेस बना लिया कि फर्स्ट रो में फर्स्ट डाइस पे 4 आया, सॉरी फर्स्ट डाइस पे 4 आया, सेकंड पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6. ऐसे ही 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और लास्ट में क्या हो जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. तो ये केसेस हमारे पास बन गए. आई होप आपको ये समझ आया होगा. तो ये केसेस बन गए हमारे पास. तो ये 36 केसेस का ध्यान से देखें तो ये कितने केसेस बन गए हमारे पास, 36 केसेस, 6 into 6. ओके, क्योंकि पहली डाइस पे भी हमने लेके चले 1 से 6 तक के नंबर्स, और दूसरी डाइस पे भी हमने 1 से 6 तक के नंबर्स. तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 36. तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 36. ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट केस में था हमारे पास बोथ द डाइस शो द सेम नंबर. बोथ द डाइस शो द सेम नंबर. सेम नंबर अगर हम देखें तो सेम नंबर कितने में आ रहा है, ये देखिए सेम नंबर कितने पे आया, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6. यही केसेस ऐसे हैं जिस पे सेम नंबर आया, फर्स्ट पे भी 1 सेकंड पे भी 1, फर्स्ट पे 2 सेकंड पे भी 2, बाकियों में सारे नंबर्स चेंज हैं. तो ये फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 6, और टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास, 36. तो यहाँ पे कितने केसेस हो जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल केसेस कितने हो जाएंगे 36, और ये फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे 6. तो 6 अपॉन में 36 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 36, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/6 बन जाएगा ये. ठीक है, तो यहाँ पे केसेस हमने दिखा रखे हैं. द फेवरेबल केसेस दैट बोथ द डाइस शो द सेम नंबर आर 6. कैसे कैसे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6. ये केसेस बने थे हमारे पास. और सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्या होगा, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस. फेवरेबल केसेस 6 थे, टोटल केसेस 36 थे, तो 6 अपॉन में 36. ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमारे पास था कि फर्स्ट डाई शो 6. अब फर्स्ट डाई 6 शो करेगी, कैसे करेगी. अब हमें इसके केसेस चाहिए कि फर्स्ट डाई फर्स्ट डाई 6 शो करेगी. कैसे करेगी, अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट डाई 6 कैसे शो कर रही है, कौन से केसेस ऐसे हैं जिसमें 6 शो हो रहा है पहली डाइस पे. सेकंड पे कुछ भी आए हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ फर्स्ट को देखना है. तो यहाँ पे ये पूरी रो जो है वो फर्स्ट पे 6 शो कर रही है. यही केसेस ऐसे हैं
जिन पे फर्स्ट पे 6 शो हो रहा है। बाकी केसेस में क्या हो रहा है, फर्स्ट पे कभी किसी पे 1, किसी पे 2, किसी पे 3, किसी पे 4, किसी पे 5। तो ये कितने केसेस हैं टोटल, 6 केसेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 केसेस ऐसे हो जाएंगे जो फर्स्ट डाइस पे 6 शो करेगा। तो 6 अपॉन में टोटल केसेस कितने थे, 36। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो कितने हो गए, 6 अपॉन में 36 विच इज इक्वल टू 1/6। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ डाइस, टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 8, सॉरी। अब यहाँ पे क्या कहता है कि ऐसे केसेस चाहिए हमें जिनमें टोटल जो है वो क्या आए, 8 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे टोटल हमें 8 दिखाना है। अब इन केसेस में देखिए कोई ऐसा आपको दिख रहा हो जिसमें 8 आ रहा हो, अब 1 + 1 करेंगे तो 2 बनेगा। टोटल मतलब जिन इन दोनों का सम जो है वो 8 होना चाहिए, ठीक है। जो दोनों डाइस पे 2 नंबर्स आए हैं उनको नंबर्स को प्लस करके हमें 8 चाहिए। अब 6 + 1 करेंगे तो 7 बनेगा, और इनसे पीछे वाले जाएंगे तो वो एक एक नंबर कम है तो वो कम होता रहेगा। ये 6 बनेगा, ये 5 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 2 बनेगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ से अगर हम लेके चलें तो 8 देखना है हमने, 2 + 5 कितना हो गया, 7 पे जा रहा है, लेकिन 2 + 6 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड रो में सिलेक्ट करेंगे तो 8 किस पे आएगा, 3 1 पे नहीं बनेगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 और ये बनेगा 8। ऐसे ही इस रो में से सिलेक्ट करेंगे तो 4 + 4 8 बनेगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, वो हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ 8 वाले केसेस चाहिए। ऐसे ही 5 + 3 8 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना कि 3 और 5 और 5 और 3 ये दोनों अलग अलग केसेस हैं, इनको दोनों को कम मतलब सेम नहीं रखेंगे, हम इन दोनों को अलग अलग रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डाइस पे 3 है और सेकंड पे 5 है, और इधर क्या है, फर्स्ट डाइस पे 5 है और सेकंड पे 3 है। सम दोनों ही 8 दे रहे हैं लेकिन केसेस दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग काउंट होगा ये। और यहाँ पे 6 और 2, ठीक है। ऐसे ही 2 6 और 6 2 भी अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टोटल केसेस आए हमारे पास, 5 केसेस ऐसे हुए जिनका सम जो है वो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यहाँ पे 5 केसेस ऐसे हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 केसेस फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएंगे और 36 हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं, तो 5 अपॉन में 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट में हमारे पास है, द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 8। अब ग्रेटर देन 8 वाले कौन से केसेस बनेंगे, जो इससे, अब यहाँ पे ये देखना है हमें, ग्रेटर देन 8 देखना है। ग्रेटर देन 8 में ये सारे केसेस इंक्लूड हो जाएंगे जो इसके राइवल केसेस हैं, ठीक है। ग्रेटर देन 8 में क्या हो जाएगा, जो इसके यहाँ पे ये तो 8 वाले थे, ये सारे क्या होंगे, ग्रेटर देन 8 होंगे, ठीक है। तो ग्रेटर देन 8 में कितने केसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 केसेस ऐसे हो जाएंगे जो हमारे पास ग्रेटर देन 8 देंगे हमें। तो 10 केसेस हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 10 केसेस बने तो 10/36, तो 10/36 को कैंसिल आउट करेंगे तो 5 अपॉन में 18 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 13। अब यहाँ पे देखिए 13 टोटल चाहिए हमको, अब यहाँ पे देखिए 13 टोटल चाहिए, लेकिन अगर आप इसको काउंट करेंगे तो आपको हाईएस्ट नंबर क्या मिलेगा, हाईएस्ट नंबर क्या मिलेगा, 6 + 6 कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, है ना। 6 + 6 आपको 12 मिलेगा हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर आपको जब 12 मिल रहा है तो 13 आने के तो चांसेस ही नहीं है, तो 13 आने के चांसेस नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, सिंस द मैक्सिमम टोटल ऑफ द नंबर कैन बी 6 + 6 इज इक्वल टू 12 एंड देयर इज नो सच केस विच इज इन द फेवर ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 13। तो फेवरेबल केसेस कोई भी नहीं है हमारे पास, 13 आने के जब केसेस ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 अपॉन में टोटल केसेस कितने हैं 36, और 0 अपॉन में समथिंग इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जाम्पल है ये। तो इम्पॉसिबल इवेंट में हमें क्या पता चलेगा कि ऐसे केसेस जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0। सो लास्ट केस हमारे पास है, द टोटल ऑफ द डाइस
टोटल ऑन द डाइस इज एनी नंबर फ्रॉम 2 to 12 बोथ इंक्लूसिव। बोथ इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि 2 और 12 ये दोनों इंक्लूड करके इसके बीच के नंबर्स भी टोटल में आ सकें। ऐसा सम चाहिए हमको कि जिसका सम करने पे 2 भी बनता हो, 12 भी बनता हो और उनके बीच का भी सब कुछ बनता हो। अब ऐसे केसेस यहाँ पे आप देखोगे तो सारे केसेस ऐसे बनेंगे। अगर इस स्लाइड में आप देखो तो यहाँ पे सारे केसेस ऐसे बनेंगे जिसका सम जो है वो 12 भी हो, 2 भी हो, और 1 + 1 करोगे 2 बनेगा, 6 + 6 करोगे 12 बनेगा, और ये इनको जब सम करोगे तो इनके बीच के हर नंबर बनेगा। 2 + 1 करोगे 3 बनेगा, यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ 5 बनेगा, यहाँ 6 बनेगा, मतलब इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। 2 भी बनेगा, 12 भी बनेगा, और इसके बीच के हर नंबर बनेंगे। इससे बाहर कहीं सम नहीं जाएगा। 6 + 5 करोगे 11 आ जाएगा आपके पास, 5 + 6 करोगे 11 आ जाएगा। तो 12 से कम रहेगा, 2 से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है हमारे पास, ये कौन सा केस बन गया अब हमारे पास, श्योर इवेंट बन जाएगा। यहाँ पे श्योर इवेंट बनेगा मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे सारे केसेस जो है वो इसके फेवर में रहेंगे। सो नाउ वी सी फ्रॉम द टेबल इट इंक्लूड्स दैट ऑल द केसेस whose sum lies from 2 to 12. So the number of favorable cases are 36, क्योंकि सारे के सारे 2 से 12 के बीच में ही है। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए 36, और अपॉन में 36 करोगे तो वो कितना आ जाएगा 36, सॉरी 36 अपॉन में 36 कितना आ जाएगा 1। तो ये श्योर इवेंट का एग्जाम्पल है आपके पास। ठीक है, तो श्योर इवेंट क्या होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल, तो ये इस एग्जाम्पल में क्या कहता है ये, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। इस एग्जाम्पल में हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि लीप ईयर अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी लीप ईयर कर रहे हैं, तो लीप ईयर में 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको, 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब लीप ईयर आपको पता है लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं लीप ईयर में। अब लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और हमें संडेज बताने हैं, संडे बताने हैं, तो एक वीक में कितने डे होते हैं 7। तो इसको क्या करो 7 से डिवाइड दे दो, 7 से डिवाइड दिया तो कितने पे गया 5, 30, 35 और 16 बचेगा। 16 को लेंगे तो 52 आ जाएगा यहाँ पे, 14 और 2 रिमाइंडर आएगा आपका। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 रिमाइंडर आएगा, 52 आपको क्वोशंट मिलेगा, 2 आपको रिमाइंडर मिलेगा, और 7 से आप डिवाइड दे रहे हो इसको, है ना। तो यहाँ पे ये हमें क्या बता रहा है कि अगर हमने कोई भी लीप ईयर उठाया, उसको 7 से डिवाइड दिया, 7 से ही क्यों दिया, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, 7 डेज होते हैं, तो हमने 7 से डिवाइड दिया, तो 366 डेज को, इन अ लीप ईयर देयर आर 366 डेज, एंड व्हेन वी डिवाइड इट बाय 7 then we get 52 as quotient and 2 as remainder। अब 2 रिमाइंडर आ रहा है, 2 रिमाइंडर आ रहा है का मतलब क्या हो गया कि 52 और 2 मिला आपको, तो इस 52 का मतलब क्या है कि 52 आपके पास कंप्लीट वीक्स होंगे। उस ईयर में 366 डेज हैं जिसमें लीप ईयर है जो, उसमें 52 जो है वो कंप्लीट वीक्स मिलेंगे आपको। ठीक है, कंप्लीट वीक्स मिलेंगे, और जो 2 हैं वो डेज बचेंगे आपके पास, 2 ओवर डेज मिलेंगे। मतलब जैसे कि 31 दिसंबर तक का टाइम होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ठीक है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का पूरा ईयर होता है आपके पास। तो यहाँ पे क्या है कि 30 और 31 आपको एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे, और 29 दिसंबर तक आपको पूरे 52 वीक्स मिलेंगे। 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक आपको पूरे 52 वीक्स मिल जाएंगे, कंप्लीट वीक हो जाएंगे, और जो 30 और 31 है ये आपको एक्स्ट्रा 2 डेज मिलेंगे यहाँ पे। अब इनको एक्स्ट्रा 2 डेज मिलेंगे तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, अब वो दिन क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि हमें संडे बताने हैं तो हमें डेज को काउंट करना पड़ेगा। क्या क्या हो सकता है, या तो संडे मंडे हो सकता है ना। अब ये 2 डेज की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, या तो वो संडे मंडे होगा, या तो वो मंडे ट्यूसडे होगा, या तो वो ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या फिर वेडनेसडे थर्सडे होगा, या थर्सडे फ्राइडे होगा, फ्राइडे सैटरडे होगा, या फिर सैटरडे संडे होगा। अब ये पॉसिबिलिटीज़ आएंगी आपके पास, आएंगी कि नहीं। तो ये वाली पॉसिबिलिटीज़ हमें क्या बताएंगी कि ये हमारे एग्जॉस्टिव केसेस बनेंगे।
अब ये तो है नहीं कि संडे के बाद सीधा ट्यूसडे आ जाए, तो हमने संडे मंडे बिल्कुल कॉन्टिन्यूस डेज लिए हैं, है ना। संडे के बाद सीधा ट्यूसडे तो नहीं आ सकता, तो संडे के बाद क्या आएगा, मंडे ही आएगा। तो संडे मंडे कॉन्टिन्यूस डेज लिए हैं, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। तो ये चीज़ बनेंगी, ये 7 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी हमारे पास। तो ये 7 क्या हो गए, एग्जॉस्टिव केसेस। और इनमें से हमें चाहिए क्या क्या, संडे आने की प्रोबेबिलिटीज़ चाहिए। तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, फर्स्ट केस ये बन गया संडे आने का, और सेकंड केस ये बन गया संडे आने का। तो 2 केसेस बन गए हमारे पास संडे आने के, कौन कौन से, फर्स्ट और 7th। तो इन ऑर्डर दैट लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम शुड कंटेन 53 संडेज, वन ऑफ द 2 ओवर डेज मस्ट बी संडे, उनमें से एक दिन संडे होना चाहिए, तब भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। सिंस ऑफ द वर्क पॉसिबिलिटीज 2 विजुअली 1 एंड 7th, फर्स्ट पॉसिबिलिटी और 7th पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटीज आई हैं हमारे पास, आर फेवरेबल टू दिस इवेंट। संडे आने के फेवर में कौन कौन से हैं, ये 2 इवेंट्स हैं, बाकी सारों में तो संडे नहीं आ रहा। तो फेवर आने में कौन से हैं, 2 इवेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर इज 2/7। तो ये केसेस बन गए हमारे पास 2/7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 2/7। सो ये हमारी आज की वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल बी देयर वेरी सून टू प्रोवाइड यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड राधे राधे।